नमस्कार मित्रों, वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कर्क राशि के लिए आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अंत में आपको उपाय भी बताएंगे कि किन उपायों को करके आप इस वर्ष को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। मित्रों, कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, बहुत ही संवेदनशील राशि होती है। कर्क राशि वाले 17 जनवरी 2023 से काफी तनाव में हैं, काफी उन्होंने मानसिक परेशानी झेली है, काफी जीवन में उतार चढ़ाव देखा है। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि जो वर्ष 2025 है कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आने वाला है, जिसकी अभी आगे मैं चर्चा करने वाला हूं। मैं तो कर्क राशि वालों के लिए मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जिससे आप बहुत ज्यादा अपेक्षाएं पाल लें, फिर बाद में आप मुझे ही कहें कि आपने तो ऐसा बोला था और हुआ नहीं। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए साल मध्यम रहेगा, लेकिन आपको इतना जरूर विश्वास दिला सकते हैं कि यह वर्ष 2024 और 2023 की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि शनि की जो ढैया आपको 17 जनवरी 2023 से लगी हुई थी, जब शनि आपके सप्तमेश और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में प्रवेश कर गए थे स्वराशिस्थ कुंभ राशि में, अब वो 29 मार्च 2025 को वहां से निकलने की तैयारी में है और आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में आकर वो एक प्रकार का केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बनाएंगे। वहीं पर आपको ढैया से मुक्ति मिल जाएगी और अगले 7.5 साल तक आपको शनि अब परेशान नहीं करने वाले हैं, जो सबसे बड़ी राहत है। लेकिन इसमें एक समस्या और है। समस्या यह है कि इसी वर्ष शनि एक बार पुनः वक्री होंगे 13 जुलाई से और 28 नवंबर के बीच में, और वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना। तो एक बार पुनः आपको कहीं ना कहीं उस कालखंड के दौरान वक्री काल में ढैया का एक बार थोड़ा सा फिर से प्रभाव मिलेगा। तो वहां पर आपको थोड़ा फिर से सतर्क रहना पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे अभी। मित्रों, कर्क राशि के लिए एक तरफ जहां शनि राहत देने वाले हैं, वहीं राहु कुछ समस्या लेकर आने वाले हैं। और राहु जो है जब 18 मई 2025 को आपके भाग्य स्थान से उल्टा चलते हुए, क्योंकि राहु केतु सदैव वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हुए आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब एक तरफ शनि आपको जहां राहत देंगे, 29 मार्च को निकल जाएंगे भाग्य स्थान में आकर, ढैया से मुक्ति मिलेगी। वहीं 18 मई को राहु अष्टम में आकर कुछ ना कुछ जीवन में फिर से उतार चढ़ाव, अनपेक्षित समस्याएं, उलझनों को बढ़ावा देने वाले ऐसी स्थितियों को पैदा करेंगे। लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल ये बता देते हैं कि यह वर्ष आपको 2024 की अपेक्षा बहुत अच्छा रहने वाला, और ढैया का उतरना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा राहत रहेगा। इसका राहु के अष्टम भाव में आने के बाद से ज्यादा ही बेहतर प्रभाव कह सकते हैं जो ढैया उतरेगी आपको। मित्रों, वहीं बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, छठे भाव के स्वामी होते हैं। और अभी जो उनका गोचर चल रहा है वो 14 मई 2025 तक बहुत ही बेहतर स्थिति में आपके लाभ भाव में बैठकर तीसरे भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो लाभ भाव में बृहस्पति का गोचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन 14 मई 2025 को ये निकलेंगे और आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। अब द्वादश भाव में बृहस्पति का गोचर ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना बहुत खराब होता है। उसका कारण है कि एक तो वहां पर उनकी स्वयं की राशि काल पुरुष की कुंडली में बनती जो मीन राशि होती है, साथ ही 12वां भाव मोक्ष का, अध्यात्म का, खर्च का, यात्राओं का, हमारी शैया सुख का, इन सब भाव का यहाँ से विचार करते हैं। अब बृहस्पति यहाँ बैठेंगे, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, अध्यात्म के कारक हैं, दर्शन है, गुरु हैं, शिक्षा के कारक ग्रह हैं। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो बृहस्पति द्वादश में बैठ के आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर आध्यात्म और कहीं ना कहीं जो दर्शन है, धर्म कर्म में आपको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम करेंगे। और जितना भी आप, क्योंकि 12वां भाव खर्च का होता है, तो जितना आप 14 मई 2025 के बाद से जितना भी आप खर्च करेंगे खासतौर पे धर्म कर्म में, अच्छे कार्यों में, उतना बृहस्पति ज्यादा आपको फायदा भी देने वाले रहेंगे। तो जब मित्रों आपको ये तो मैंने बताया ही हुआ है पहले, अगर आपने देखी मेरी वीडियो वार्षिक राशिफल से संबंधित, तो वार्षिक राशिफल जो होता है वो शनि, बृहस्पति और राहु केतु पर ही ज्यादातर आधारित होता है, क्योंकि यही सर्वाधिक काल तक एक राशि में गोचर करते हैं। शनि 2.5 वर्ष, बृहस्पति 1 वर्ष, राहु केतु 1.5 वर्ष, अर्थात 18 महीने। मित्रों, यहां पर आपको 2 ग्रहों की स्थितियां और मैं समझा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा और अंदाजा लग जाएगा कि ये जो वर्ष है
यहां पर आपको 18 मई 2025 तक अभी भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। खास तौर पे धन संबंधित चीजें जो है वो आपको थोड़ी सी समस्या अभी भी इस वर्ष देती रहेगी, ढैया खत्म होने के बाद भी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो मंगल होते हैं, जो कर्क राशि के जातक के लिए एक बहुत ही की प्लैनेट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक ग्रह होता है। पंचम भाव केंद्र जो त्रिकोण का भाव होता है शिक्षा संतान का, साथ ही दशम भाव जो कर्म स्थान होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर जो मंगल है वो 21 जनवरी जो वर्ष की शुरुआत है 21 जनवरी तक आपकी ही राशि में, नीच राशि में बैठे हुए और वक्री भी है। और इसी में वो वक्री होते हुए द्वादश भाव में चले जाएंगे, मिथुन राशि में। फिर उसके बाद 3 अप्रैल 2025 को पुनः मार्गी होते हुए आपकी ही राशि में आ जाएंगे। वैसे तो वो 24 फरवरी को ही मार्गी हो जाएंगे, लेकिन वो आगे चलते हुए 3 अप्रैल को फिर से आपकी राशि में आ जाएंगे, फिर नीच राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 3 अप्रैल से 7 जून तक आपकी ही राशि में रहकर यहां पर नीच अवस्था में ही रहेंगे। और 7 जून को जाकर, 7 जून 2025 को जाकर आपको मंगल के इस नीचत्व से मुक्ति मिलेगी और वो तब जाकर आपके धन भाव जो दूसरा भाव होता है वहां पर प्रवेश करेंगे। और वहां पर पंचमेश और दशमेश का फल 7 जून के बाद से और तकरीबन 26 जुलाई के आसपास उनका एक गोचर रहेगा। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, धन को लेके, बिजनेस को लेके, काम को लेके, और जहां भी आप जॉब करते हैं उन क्षेत्रों में, उसमें आपको ये मंगल बहुत फायदा देगा। लेकिन 7 जून के बाद 7 जून तक आपको धन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति जुड़ा मामला तो उसमें ये मंगल दिक्कत देगा, वाणी दोष की समस्या आपको देता रहेगा। तो एंजाइटी वगैरह बढ़ाना, क्रोध बढ़ाना, और शनि पर जो 21 जनवरी तक जो मंगल की दृष्टि है, अष्टम दृष्टि, और अष्टम के साथ जो षडाष्टक दोष है शनि मंगल, कई सब स्थितियां दिक्कत हैं। और राहु की जो है भाग्य स्थान में बैठ के जो दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ पर 21 जनवरी तक राहु की दृष्टि है। इसके बाद जो है 3 अप्रैल को फिर आएंगे मंगल आपकी ही राशि में 3 अप्रैल से, और 18 मई तक जब तक राहु भाग्य स्थान में फिर से दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर अभी आपको ओवरऑल अगर बता दें तो 18 मई तक तो अभी स्थितियां आपके लिए बेहतर नहीं है। 18 मई जब तक राहु नहीं निकल जाते हैं भाग्य स्थान से, और जब तक लग्न पर जो उनकी राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये आपके इस वर्ष भी अभी कार्यों को में उतार चढ़ाव कराना, अलगाव, भटकाव और अटकाना, लटकाना, आपको भ्रमित करना राहु का काम है। और चंद्रमा से उसकी वैसे भी शत्रुता है, सूर्य चंद्र से शत्रुता रहती है, तो आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, आपकी ही राशि पर राहु की दृष्टि ये आपको दिक्कत देने का काम करेगी। इसके बाद जब 18 मई को निकलेंगे राहु, अष्टम भाव में आएंगे। अष्टम भाव में जब राहु आते हैं तो जीवन में अनपेक्षित समस्याएं आ जाती हैं। हालांकि जो लोग तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत फायदेमंद रहेगा राहु का गोचर यहाँ पर, क्योंकि शनि भाग्य स्थान में आ जाएंगे और राहु उनका ही प्रभाव लेकर अष्टम में गोचर करेंगे। आपके लिए इस वर्ष एक बात अच्छी है कि केतु आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे 18 मई से, और यहाँ पर जो केतु का जो गोचर रहेगा सिंह राशि में, आपके राशि के जो धन भाव के स्वामी हैं सूर्य की राशि में रहेंगे। केतु दूसरे भाव में बैठ के धन वृद्धि कारक योग बनाते हैं। यहां से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल का जो गोचर 7 जून से होने वाला है, तो 7 जून से मंगल भी आ जाएंगे और 18 मई को केतु दूसरे भाव में आ जाएंगे। तो सिंह राशि में मंगल केतु का अंगारक दोष तो बनेगा, राहु की दृष्टि तो रहेगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वाणी दोष में आपको जबरदस्त समस्या देखने को मिलेगी। परंतु आपको अचानक धन लाभ, आर्थिक स्थितियां आपकी बहुत बेहतर, ये मंगल और केतु का जो योग होगा ये करने वाला है, क्योंकि केतु मंगल का ही प्रभाव देते हैं, तो डबल डबल एनर्जाइज इस भाव को कर देगा, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर देखने को मिलेगी, और आर्थिक रूप से ये स्थितियां आपके लिए बहुत जबरदस्त रहने वाली है। मित्रों, इसमें शुक्र की भी स्थिति आपको एक बता देते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि शुक्र भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 4th हाउस और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं, और 28 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक वो आपके भाग्य स्थान में उच्च राशिस्थ होकर गोचर करेंगे मीन राशि में। हालांकि यहाँ पर राहु रहेंगे, फिर 29 मार्च से शनि भी आ जाएंगे, और 15 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य भी रहेंगे, बुध भी कुछ समय के लिए रहेंगे। तो ये सब कुछ थोड़ी सी स्थितियां आपकी खिचड़ी बन जाएगी यहाँ ग्रहों की, पंचग्रही योग। लेकिन शुक्र की अकेले में बात कर रहा हूँ, शुक्र उच्च राशिस्थ होकर बैठेंगे। प्रॉपर्टी में लाभ, जनता में लोकप्रियता बढ़ना, शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद, छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रहेंगे, और कहीं ना कहीं विदेश जाकर पढ़ने के लिए, विदेश जाकर काम करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग आदि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा और उन्नति कालक समय कह सकते हैं। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति भी आपके लिए 28 मई से और 28 जनवरी से और 31 मई तक बहुत अच्छी रहने वाली है। मित्रों, शनि की स्थिति एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए, शनि जो है वो आपके भाग्य स्थान में 29 मार्च से आ रहे हैं। 29 मार्च से लेकर और 13
जुलाई तक की जो स्थिति है वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो लाभ भाव पर पड़ेगी। तो पिछले दिनों जो ढैया की वजह से आपके रुके और अटके लटके काम थे, उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कुछ लाभ होगा। शनि से जुड़ा व्यापार करने वाले लोग, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोग, पॉलिटिशियन वगैरह जो लोग या जॉब करते हैं, जो उनको फायदा ही जरूर देगा शनि। तीसरे भाव पर दृष्टि डालकर कहीं ना कहीं आपकी यात्राएं वगैरह भी करा सकता है। अगर कोई पेंडिंग यात्रा थी काम को लेके या किसी और पर्पस को लेके, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये फायदा देगा। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि शनि कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि स्थान वृद्धि करो जीव का काम, और शनि न्यायाधीश होते हैं, तो शनि का फायदा आपको यहाँ मिलेगा। और जो छठे भाव पर भाग्य स्थान में बैठ के 10वीं दृष्टि शनि की पड़ेगी। पुराना कोई कर्ज वगैरह ढैया में नहीं चुका पा रहे थे, आपको कोई टेंशन हो रही थी या शत्रु आपको परेशान करते, इन सब चीजों से भी शनि आपको काफी लाभान्वित करने वाले हैं और फायदा पहुंचाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में भी सफलता दिलाने का काम शनि करेंगे भाग्य स्थान में बैठ के। और बृहस्पति की बात कर लेते हो तो बृहस्पति 14 मई तक आपके लाभ स्थान में है, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहे हैं, मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं। विदेशों से जो लोग व्यापार करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो टीचिंग जॉब करते हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय, कोचिंग क्लासेस वगैरह चलाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव पर दृष्टि डालकर आपको कहीं ना कहीं बुद्धि भी आपकी काफी बेहतर है। कुछ अगर अशुभ विचार वगैरह आते हैं तो उसको बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको काउंटर करने का काम करते हैं और आपकी बुद्धि में शुद्धता लाते हैं। शिक्षा संतान के लिए बेहतर है। और सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर व्यापार में तो आपको जो कुछ समस्या आ रही थी उसमें बृहस्पति फायदे देते थे। वैवाहिक जीवन को भी संभाल कर बृहस्पति ने यहाँ रखा है। लेकिन द्वादश में जाएंगे, दृष्टियां बदलेंगी, फोर्थ हाउस, छठे भाव और अष्टम भाव पर दृष्टि हो जाएगी। तो जैसा मैंने पहले ही शुरू में बता दिया था, जितना दान धर्म कर्म में आप रुचि रखेंगे, जितना आप दान पुण्य करेंगे, उतना आपको ये बृहस्पति फायदा देगा। प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त करने के लिए भी ये समय आपको बृहस्पति फायदा तो देगा, लेकिन आपको अच्छे से जांच परख कर ही काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु में भी बृहस्पति आपको फायदा देगा। बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पाचन को लेके या लीवर किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी उसको बृहस्पति जरूर बढ़ा सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में आपको जरूर ये फायदा देगा। जितना आप लोग दर्शन, आध्यात्म और योग, प्राणायाम, ध्यान, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको ये बृहस्पति फायदा देने वाला रहेगा। राहु के बारे में जैसा मैंने बताया, 18 मई के बाद से अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर दे सकते हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या या जीवन में कुछ अनपेक्षित परिवर्तन, स्थान परिवर्तन जैसी स्थिति, या परिवार में कुछ मतभेद करा सकते हैं प्रॉपर्टी आदि को लेकर। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे। फोर्थ हाउस पर दृष्टि डालकर इसका ध्यान रखिएगा आप। कार्यस्थल पर भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा 18 मई के बाद से, क्योंकि कुछ ना कुछ फेक एलिगेशन वगैरह भी आपके खिलाफ ये राहु लगवा सकता है। तो ओवरऑल अगर कर्क राशि वालों के लिए ये वर्ष देखा जाए तो उपलब्धियां तो आपको मिलने वाली हैं, ढैया की वजह से आपको काफी राहत मिलेगी। लेकिन फिर बकरी काल जब आएगा 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, एक बार पुनः आपको ढैया का फल मिलेगा और उस समय राहु भी अष्टम में रहेंगे। तो ये समय काल आपके लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने वाला, विशेष तौर पर कार्यस्थल पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और स्वास्थ्य को लेकर कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में, गुप्तांगों में, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। और कुछ ऐसे भी आपको शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं जो इजीली डायग्नोज नहीं हो पाए, क्योंकि राहु का काम है जब अष्टम में बैठता है तो ऐसी समस्या देता है कि पूरी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, फिर भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब बना रहता है, इजी डायग्नोज नहीं हो पाती ऐसी समस्याएं। तो इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए आप लोग भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना कर सके उतनी पूजा उपासना कीजिए। हर सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, उनको सफेद चंदन अर्पित कीजिए, सफेद पुष्प अर्पित कीजिए, चंदन का इत्र अर्पित कीजिए। और कहीं ना कहीं जो है ओम नमः शिवाय या जलाभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षेमामृता, इसका जाप करते हुए जलाभिषेक कीजिए। तो आपको राहु का जो अष्टम भाव में गोचर होगा या 29 मार्च तक जो शनि की ढैया चल रही है, इन सब चीजों से आपको बचाव का कार्य करेगा। और हनुमान जी की पूजा उपासना किया कीजिए, क्योंकि मंगल नीच राशि में चल रहे हैं, 7 जून तक आपको समस्या देते रहेंगे। तो कार्यस्थल पर आ रही समस्याओं को ये काउंटर करेगा। हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करते रहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए। तो अब मैं अपने वाणी के विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला ये वर्ष 2025, उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होंगे।